नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में नवगठित विधानसभा यानी 18वीं विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसमें कई एक महत्वपूर्ण कार्य भी हुए। द्वितीय अनुपूरक बजट, सेकंड सप्लीमेंट्री बजट, हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि बजट के संबंध में, बजट आप सब लोग को पता है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। सरकार के द्वारा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो लेखा जोखा होता है, कितनी आमदनी होगी, कितना खर्च किया जाएगा, नए नए कौन स्कीम और क्या क्या काम होंगे, उसके ब्यौरा को बजट कहा जाता है। लेकिन जो सामान्यतः फरवरी में पेश किया जाता है, सामान्य बजट बोलते हैं, जनरल बजट। लेकिन संविधान में प्रावधान है कि यदि इस वित्तीय वर्ष के बीच में भी सरकार को आवश्यकता पड़े तो अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट भी पेश किया जाता है। तो दूसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया, यानी पहला सप्लीमेंट्री भी हो गया। पहला सप्लीमेंट्री था लगभग 58,000 करोड़ का और अभी 91,000 करोड़ का कहा जा रहा है कि अभी तक का सप्लीमेंट्री बजट सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री बजट है। तो पहला जनरल बजट था वो लगभग 3,17,000 करोड़ का और इधर 91,000 करोड़ और 58,000, सब मिला दीजिए तो ये तकरीबन हो जाता है। तो आप मान करके चलिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के बीच में। आपको बताते चलें कि विधानसभा में जो प्रतिपक्ष का नेता है वह एक महत्वपूर्ण संस्था होता है संसदीय लोकतंत्र में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अनुपस्थित हो, जैसे अभी के केस में तेजस्वी इस विधानसभा में शपथ ग्रहण के बाद, विधायकों के लिए जो शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद से वो आश्चर्यजनक रूप से और मतलब इसको मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने को, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यूँ कह सकते हैं कि सत्र के बीच में ही वो चले गए, अपनी जवाबदेही से वो एक तरह से भाग गए, आप कह सकते हैं। ये बहुत गैर जवाबदेह रवैया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। बहरहाल वो क्यों गए मुझको नहीं मालूम, लेकिन इस बीच में सदन की कार्यवाही को छोड़ करके छुट्टियां मनाने के लिए जाना, ये बड़ा ही उनके राजनीतिक कैरियर के लिए भी बड़ा हास्यास्पद स्थिति हो गया है। आज सभी लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर उनको जाना ही था तो सत्र 5 तारीख को तो खत्म ही हो रहा है, उसके बाद वो जा सकते थे। बहरहाल उनका निर्णय है और आरजेडी जाने। लेकिन आपको बताते चलें कि ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण दायित्व को, जो पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते थे या इन बातों को रख सकते थे, उन्होंने नहीं किया। विधानसभा में जब भी कोई वर्ष का पहला सत्र या फिर नए विधानसभा का जो पहला सत्र होता है उसके संयुक्त अधिवेशन को, यानी विधानसभा विधान परिषद के सभी सदस्य रहते हैं और उनको राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल संबोधित करते हैं। यह राजनीतिक परंपरा ही नहीं, यह संवैधानिक बाध्यता भी है। तो चूंकि ये नए विधानसभा का गठन हुआ 18वीं, इसलिए बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इसको संबोधित किया। तो राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वह सरकार के द्वारा तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंट होता है। वो सरकार की रूपरेखा के बारे में बात करते हैं। वो राज्यपाल का कोई अपना लिखा हुआ नहीं होता है। संसदीय परंपरा यह है कि राज्यपाल के भाषण समाप्त होने के उपरांत जो सदन का नेता होता है, यानी मुख्यमंत्री, सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है, तो सदन का नेता मुख्यमंत्री धन्यवाद गवर्नर के, राज्यपाल के भाषण के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने का एक प्रस्ताव पेश करता है सदन में कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन राज्यपाल महोदय के द्वारा दिए गए भाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करे। ये संसदीय परंपरा है। फिर वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन उसके बाद जो सदन का विपक्ष का नेता होता है, नेता विरोधी दल जिसको बोलते हैं या नेता प्रतिपक्ष, आप जो कह लीजिए, इस केस में तेजस्वी यादव है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन धन्यवाद प्रस्ताव के विरुद्ध
अपनी बात रखता है। ये एक संसदीय परंपरा है, माने वो कोई राज्यपाल का अपमान नहीं करता है, वो उस बात को रखता है और उसमें उन बातों की चर्चा करता है जो राज्यपाल के धन्यवाद भाषण में नहीं होता है। और सामान्य तौर पर यह एक अपॉर्चुनिटी होता है लीडर ऑफ ओपोजिशन का, जो वो अपनी भूमिका को, अपने रोल को, अपने पूरे कार्यक्रम को एक तरह से रोल आउट कर दे और सरकार के सामने बहुत मजबूती से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चीजों को रखे। तेजस्वी 3 चीज को रख सकते थे और वो चूक गए। पहला तो वो अपने संवैधानिक दायित्वों, अपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज से चूक गए और इसके लिए मुझको लगता है कि उनको अफसोस होना चाहिए या फिर इस चीज को वो कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और स्वाभाविक रूप से नेता के अनुपस्थित रहने के कारण उनके दल के बाकी जो लोग हैं वो बड़े असहज महसूस कर रहे थे सदन में, सब लोगों ने देखा भी। जिन लोगों ने भाषण भी दिया, जैसे सर्वजीत वगैरह भाषण दिया, तो बहुत अनइम्प्रेसिव भाषण था। आलोक मेहता जी भी कटौती प्रस्ताव के पक्ष में, यानी जो सरकार का जो अनुपूरक बजट होता है उसके विरोध में कटौती प्रस्ताव दिया जाता है, उस पर भी जो बोले, तो एक तो समय बहुत कम मिलता है, संख्या इनकी कम हो गई, 9 मिनट ही समय था, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को रख नहीं पाए। मुझको नहीं मालूम है तैयारी करके गए थे या नहीं गए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष 3 चीज कर सकते थे जिसमें वो चूक गए। पहला तो अपनी संवैधानिक, वैधानिक और प्रजातांत्रिक उपस्थिति को दर्ज कर सकते थे, वो चूक गए। दूसरा, ये ऐसा मौका था जिसमें जो सरकार में 10,000 रुपये महिला रोजगार योजना को देकर जिस तरह से चुनाव जीता, इसकी बखिया उधेड़ सकते थे, इसमें वो चूक गए। और तीसरी चीज कि ये जो अभी सप्लीमेंट्री बजट आया है, तो टोटल बजट का आंकड़ा, इस पर किसी नेता ने बोला ही नहीं, माने किसी विधायक ने नहीं बोला। हमको घनघोर आश्चर्य है कि साहब ये 4.5 लाख करोड़ का जो बजट है, यह 4.5 लाख करोड़ का बजट, तो ये पैसा आएगा कहां से? चूंकि जो बजट है जनरल बजट, उसमें बताया गया है वो मुश्किल से 2.25 लाख करोड़ के आसपास सरकार का रिसीट, बाकी कर्जा वगैरह लेकर के 3,17,000 करोड़ पूरा गया। लेकिन अभी जो ये 1.5 लाख करोड़ आया और प्लस 4 लाख करोड़ का लोन है ऑलरेडी इस राज्य सरकार पर, बिहार सरकार पर, इसके संबंध में विपक्ष के किसी नेता ने कोई बात नहीं करी। अब इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो उनको इस विषय की समझ नहीं, या फिर उनको लगता है कि छोड़ो, हमको क्या मतलब है, जब मेरा नेता प्रतिपक्षी गायब है तो हम क्या करें। तो ये एक ऐसा चीज था जो पूरी तरीके से इसमें विपक्ष विफल रहा है। आपको बताते चलें कि भारत के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में नेता विरोधी दल के कई एक वैधानिक, कई एक संवैधानिक और कई एक लोकतांत्रिक कर्तव्य होते हैं। और मैंने अब एक वीडियो में कहा था कि अच्छा ये होता कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं लेते, क्योंकि अगर वो कुर्सी ले रहे हैं और अपने संवैधानिक, वैधानिक और राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, उनको विदेश जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, तो ऐसे में उनको छोड़ देना चाहिए, दायित्व किसी और को दे देना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ डेमोक्रेटिक या पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस के जो परिपाटी हैं, परंपराएं हैं, उसकी ओर आपको बता देता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष का सदन में क्या रोल होता है। पहली बात तो मैंने बताई कि जब भी गवर्नर विधानसभा में या संयुक्त सदन में जब वो भाषण देंगे और सरकार उनके भाषण के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव रखेगी, तो उस प्रस्ताव के विरुद्ध में नेता प्रतिपक्ष बहस की शुरुआत करता है। ये एक परंपरा है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ट्रेडिशन है। दूसरा कि जब बजट पेश होता है, तो बजट पेश होने के बाद उस पर बहस के लिए जब सदन को ओपन करते हैं स्पीकर, और सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री या फिर इस केस में वित्त मंत्री जब बहस के लिए बजट को रखते हैं, तो उस पर प्रतिपक्ष का नेता उस बहस की शुरुआत करता है, उसमें संशोधन प्रस्ताव वगैरह देता है। और तीसरा, ये जब विनियोग विधेयक होता है, एप्रोप्रिएशन बिल, बजट का ही दूसरा
पहलू है। जब बजट हो गया तो फिर सरकार उतना पैसा खर्च करने की सरकार को इजाज़त दी जाती है, उसको एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। तो उस एप्रोप्रिएशन बिल के प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत ही नेता प्रतिपक्ष को करना होता है। तो ये जो 3 संवैधानिक या लोकतांत्रिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है नेता प्रतिपक्ष का, यह इस बार देखने को नहीं मिला। अब राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य प्रतिपक्ष का दल है, उसका भविष्य की क्या रणनीति है, तेजस्वी इसको किस रूप में आगे ले जाना चाहते हैं, ये तो वो जाने और उनका दल जाने। लेकिन जो लोग लोकतंत्र को समझते हैं, जो लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को समझते हैं, या इवन जो लोग स्टेट के भविष्य को लेकर बात करते हैं, उनको जरूर चिंतित होना चाहिए कि हमने ऐसी सरकार चुनी जिसका मुख्यमंत्री कई बार अचेत हो जाता है, और हमने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही एक ऐसा नेता विरोधी दल चुना जो अपने संवैधानिक, वैधानिक और लोकतांत्रिक दायित्वों को छोड़कर विदेश भाग जाता है। यह प्रश्न आम जनता के लिए है। आम जनता इस पर विचार करे। आप अपनी राय हमें जरूर लिखें। नमस्कार।